नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीएसपी विधायकों का मसला पहुंचा चुनाव आयोग। कांग्रेस विधायक दल का हिस्सा दिखाए जाने पर उठाए सवाल। आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी को दिया नोटिस। बीजेपी के सियासी क्वारंटीन का दूसरा दिन। होटल में चुनाव की दी जा रही है ट्रेनिंग। बीजेपी प्रत्याशी लखावत ने खरीद फरोख्त के आरोप पर जवाब दिया। 25 रुपए की सब्जी के लिए नहीं पैसे, 25 करोड़ कहां से आएंगे। भरतपुर अब बन रहा है कोरोना का एपिसेंटर। रोज बढ़ रहे हैं नए मामले। राज्य भर में आज आए 122 नए केस। पाली में भी दिखे नए मामले। कल से बोर्ड की परीक्षा को रोकने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट में फिर से याचिका दायर। संक्रमण को लेकर अभिभावक और छात्रों में डर। कल 10वीं और 12वीं के 20 लाख छात्र बैठेंगे इम्तिहान में। राजस्थान के निजी बस ऑपरेटरों ने वापस ली हड़ताल। सरकार ने टैक्स माफी के अलावा अगले 3 महीनों के लिए टैक्स में दी भारी छूट। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव और दिलचस्प होता जा रहा है। वरिष्ठ वकील हेमंत नाहटा ने बीएसपी विधायकों को कांग्रेस में दिखाए जाने का कानूनी रूप से गलत बताते हुए चुनाव आयोग में शिकायत की है। नाहटा की शिकायत पर चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आयोग को की गई शिकायत में बताया गया है कि विधानसभा चुनाव के बाद जारी किए गए गजट नोटिफिकेशन में 12 दिसंबर 2018 को बीएसपी के 6 विधायकों को बसपा में दिखाया गया है। 16 सितंबर 2019 को बसपा विधायकों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। राज्यसभा चुनाव में इन विधायकों को कांग्रेस विधायक दल में शामिल बताया गया है, लेकिन 10वीं अनुसूची के मुताबिक उनके मूल राजनीतिक दल बीएसपी का विलय कांग्रेस में नहीं हुआ है। ऐसे में इन विधायकों को कांग्रेस विधायक दल का हिस्सा नहीं बताया जा सकता है। हमारे साथ शिकायतकर्ता हेमंत नाहटा जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। नाहटा जी, ये जो शिकायत आपने दर्ज कराई है, ये पूरा मामला क्या है, ये जानना चाहेंगे, और आपकी मांग इस पूरे मामले को लेकर क्या है? देखिए, जो 2018 में राजस्थान विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें बहुजन समाज पार्टी के टिकट से 6 विधायक विजयी हुए थे। उसके पश्चात उन्होंने 16 सितंबर को स्वयं को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मर्ज होना बताया और इस आधार पर विधानसभा के माननीय स्पीकर महोदय ने 18 सितंबर 2019 को एक आदेश जारी किया और उस आदेश के जरिए यह घोषित कर दिया कि इन 6 विधायकों की जो मूल राजनीतिक दल है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। ये जब प्रकरण मेरी निगाह में आया और इन वर्तमान चुनावों में, तो मैंने एक सामान्य नागरिक की हैसियत से इस चीज को देखा कि इतना घोर असंवैधानिक कार्य किस प्रकार से संभव हुआ है कि जिसमें एक असेंबली इलेक्शंस में जो जनता ने वोट दिए और जो जनमत था, उस जनमत को इस प्रकार किस तरह से बदल दिया गया। तो उसका जब क्रिटिकल एनालिसिस किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स के ऊपर, तो ये स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार से 6 विधायकों को कभी भी कांग्रेस के सदस्य के रूप में दिखाया जाना कानूनन संभव भी नहीं है और पूरी तरह से अवैध है। तो मैंने अपने एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य का पालन करते हुए इस संबंध में माननीय भारतीय चुनाव आयोग में एक शिकायत प्रेषित की और मैंने उनसे निवेदन किया है कि इन 6 बसपा विधायकों को पुनः इलेक्शन बसपा विधायक के रूप में ही प्रदर्शित हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाए, क्योंकि उस पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 107 सदस्य दिखाए गए हैं और उनमें 6 इन विधायक महोदय का नाम है। तो ये पूरी तरह से रिकॉर्ड की स्थिति के विपरीत है, क्योंकि किस इलेक्शन में कौन व्यक्ति विजयी हुआ है, इसका जो लीगल रिकॉर्ड है वो भारतीय चुनाव आयोग का गजट नोटिफिकेशन है। गजट नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने इनको बसपा का विधायक घोषित किया। तो एक आंतरिक व्यवस्था के तहत अगर कोई विधायक स्पीकर महोदय के समक्ष आके ये कहते हैं कि हम आज से ए नहीं बी पार्टी के विधायक बने जाएंगे, तो ये उस क्षेत्र की जनता का
उस क्षेत्र के जनमत का घोर अपमान है। और मेरी निगाह में न केवल ये संविधान के साथ धोखा है, बल्कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ भी एक बहुत बड़े धोखे के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इस सारी परिस्थिति को देखने के बाद मैं काफी उद्वेलित हुआ और मैंने अपना ये एक नागरिक कर्तव्य समझते हुए इसको राष्ट्रीय भारत के चुनाव आयोग के समक्ष प्रेषित किया। और मैंने उनसे ये प्रार्थना की है कि 19 तारीख को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें इनको बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप में ही दिखाया जाए, क्योंकि इनके अंदर उस क्षेत्र की जनता ने अपना विश्वास प्रकट किया है जी। इनकी काबिलियत में, इनकी पॉलिसीज में, इनकी नेतृत्व क्षमता में उस क्षेत्र की जनता ने विश्वास प्रकट किया। और उन 6 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को नकार दिया गया। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि जनता ने तो कांग्रेस को नकार के बसपा को वोट दिए और आपने एक ड्राइंग रूम में बैठ के या एक अपने ऑफिस के अंदर बैठ के एक कोई कागजी कार्रवाई की, एक कागज विधायकों ने दिया कि साहब हमने बसपा का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया है, और उसको माननीय स्पीकर महोदय ने स्वीकार करके घोषणा कर दी कि आज से ये कांग्रेस विधायक के रूप में जाने जाएंगे। तो ये एक अनहोनी स्थिति है और गैर कानूनी होने के साथ साथ इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये भी इन्वॉल्व है कि जो पब्लिक लाइफ में जो मॉरलिटी है उसका भी बड़ा भारी इशू है कि जो जनता के समक्ष आपने जब चुनाव जीता उस समय आपने भरपूर कांग्रेस की नीतियों किया, आपके विरोध को स्वीकार करते हुए लोगों ने आपको वोट दिए और आप एक दिन वन फाइन मॉर्निंग आपने कहा कि आज से हम कांग्रेस के हैं। तो वो उस जनता का क्या जिसने आपको वोट दिए। तो मैंने इस विधिक बिंदु को उठाया है कि क्या स्पीकर महोदय को भारतीय जनता के जनमत को पलट देने का अधिकार उपस्थित है, अवेलेबल है या नहीं, इस बिंदु पर मैंने डिटरमिनेशन। तो ये शिकायत आपने दर्ज कराई है, हालांकि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को जो है जवाब तलब भी किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नाहटा जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को महज 3 दिन बचे हैं। ऐसे में अब बीजेपी के विधायक भी होटल के अंदर ही हैं। होटल क्राउन प्लाजा में बीजेपी विधायक 2 दिन से ठहरे हैं और आज दूसरे दिन उन्हें राज्यसभा चुनाव से जुड़ी ट्रेनिंग दी गई। वहीं विधायकों को बताया गया कि मतदान का तरीका क्या होता है और ये ट्रेनिंग गुलाबचंद कटारिया ने दी। इस दौरान चीन बॉर्डर पर शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी गई। केंद्रीय पर्यवेक्षक मुरलीधर राव भी प्रशिक्षण में मौजूद रहे। वहीं इधर कांग्रेस की तैयारी देखें तो कांग्रेस ने 6 लग्जरी बसें बुक कराई हैं। मुख्यमंत्री सहित सभी इन्हीं बसों से विधानसभा जाएंगे। सुबह 10 बजे होटल से विधानसभा के लिए सभी विधायक रवाना होंगे। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा है कि मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल अस्वस्थ होने के चलते वोट नहीं डाल पाएंगे और विधायक वाजिब अली कल ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं। वहीं वोटिंग के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बतौर एजेंट बैठ सकते हैं, लेकिन फैसला आखिरकार पार्टी ही तय करेगी कि कौन एजेंट बनेगा। वे राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रही है। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी ओमकार सिंह लखावत का कहना है कि उनके पास तो 25 रुपए की सब्जी, लौकी और आलू लाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में वो 25 करोड़ रुपए कहां से लाएंगे। 25 करोड़ कहते हैं, मेरे तो यार 25 रुपए की सब्जी मुश्किल से लौकी और आलू ही लाने की स्थिति में नहीं हूँ। मेरे बारे में सब जानते हैं और हम किसके 25 करोड़, हम तो नाम ही नहीं सुना जिंदगी भर के अंदर। सब करने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें कि मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्रचलन बन गया इस तरह की बातें करने का, मैं इसका पक्षधर नहीं। तो आपको बता दें कि 3 दिन बचे हैं राज्यसभा चुनाव में और उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायक रिजॉर्ट में हैं। आपको बता दें पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों को रिजॉर्ट में रखा था, उसके बाद अब बीजेपी भी अपने सभी विधायकों को रिजॉर्ट में रख रही है। एक तरफ जहां पर कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के राज्यसभा चुनाव के लिए जो खड़े प्रत्याशी हैं उनका कहना है कि उनके पास 25 रुपए की सब्जी लाने के तक पैसे नहीं है। ऐसे में वो 25 करोड़ रुपए में विधायक
खरीदने का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता। लगातार राजस्थान की सियासत जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर चलती जा रही है। राज्यसभा चुनाव में 3 दिन बचे हैं और दोनों ही पार्टियों के सभी विधायक जो हैं वो होटल में ठहरे हुए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक भी होटल के अंदर ही हैं। होटल क्राउन प्लाजा में बीजेपी के विधायक 2 दिन से ठहरे हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए रेजिडेंट एडिटर संजय वोरा जी जुड़ गए हैं। संजय जी, तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस ने अपने विधायकों को होटल में ठहराया, अब बीजेपी ने भी ठहरा दिया है और बाकायदा जो ट्रेनिंग है वोटिंग की। देखिए, ऐसा है कि बहुत से विधायक जो हैं वो पहली बार चुनकर आए हैं, उनको प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उनको बताया जाता है कि आपको राज्यसभा में किस तरह से वोट करना है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला होता है। हम अगर बहुत से ऐसे चुनाव हैं, मान लीजिए गुजरात के राज्यसभा चुनाव का मामला लीजिए, अहमद पटेल का, उसमें 2 विधायकों ने जो कांग्रेस पार्टी के अधिकृत एजेंट थे उनके बजाय किसी और को मत दिखा दिया और उसके बाद उन्होंने वोट किया, तो वो इस तरह से वो वोट खारिज हो गए। इसी तरीके से हरियाणा में किसी एक विधायक ने जो माननीय शाही है उसके बजाय दूसरी शाही से हस्ताक्षर कर दिए, तो वो वोट खारिज हो गया। तो ये बहुत छोटी सी टेक्निकल चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखना होता है और यही कारण है कि विधायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये तो पहली बार, कई विधायक तो पहली बार चुनकर आए हैं, बहुत से तो जो 2 या 3 बार चुनकर आए थे वो भी कई बार गलती कर बैठते हैं। तो इसलिए दोनों पार्टियां ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि कोई वोट खारिज ना हो, और खासकर एक ऐसे माहौल में जब विधायकों के खरीद फरोख्त का साया हो, तो कोई किसी भी पार्टी का कोई भी विधायक बिना किसी वजह के मुसीबत में ना आ जाए, उसकी सदस्यता पर आंच ना आ जाए, यही दोनों पार्टियां इंश्योर कर रही हैं। जी संजय जी, आखिर बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी होटल में हैं, 2 दिन से ठहरे हुए हैं और वोट डालने तक वो होटल में ही रहेंगे, तो आखिर बीजेपी को क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें भी अपने विधायकों को होटल में ठहराना पड़ा है? जरूरत तो वही है जो कांग्रेस को है। बीजेपी को लगता है कि उसके विधायकों से भी कोई संपर्क ना करे, और अगर मान लीजिए किसी ने संपर्क किया, उनको लालच दिया, कोई विधायक अगर बहक गया, तो कहाँ तो एक तरफ कहा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस के विधायकों को पोच करने वाली है, उसका कहना है कि कांग्रेस के अंदर असंतोष है, और पता लगा कि खुद उसके विधायकों में से ही किसी ने क्रॉस वोटिंग कर दी। तो इसी डर के मारे बीजेपी ने भी अपने विधायकों को होटल में रखा है। जी, तो क्या जिस तरह से इन्होंने बीजेपी ने अपने विधायकों को होटल में रखा है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के विधायकों में भी फूट पड़ने के जो आशंका है वो बढ़ी हुई है? देखिए, आशंका फूट की नहीं है, आशंका ये है कि हर व्यक्ति का अपना निजी मत है, अपने निजी उसके इंडिविजुअल इलेक्शंस होते हैं, सबके अपने अपने राजनीतिक दलों में संबंध होते हैं, और उनकी किसी न किसी वजह से अगर कोई एक विधायक मान लीजिए अगर उस भावना के द्वार में आके और या किसी भी वजह से वोट कर देता है अपनी पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट में, या उसका मत खारिज हो जाता है, तो ये पार्टी के लिए एम्बेरसमेंट की बात होगी, और इससे इस संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कल से होने वाली परीक्षाओं पर तत्काल रोक को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई है। ये याचिका राजस्थान प्राइवेट एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी अजमेर की ओर से दायर की गई है। याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता शैलेश नाथ सिंह ने कहा है कि शिक्षा विभाग राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच परीक्षा आयोजित कर रहा है। इस परीक्षा में करीब 20 लाख परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐसे में परीक्षार्थी और उनके अभिभावकों में डर है कि कहीं उनके बच्चों को संक्रमण ना हो जाए। गौरतलब है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से होने जा रही हैं, जिनमें 20 लाख बच्चे इम्तिहान देंगे। हमारे साथ इस मामले पर बात करने के लिए जुड़ गए हैं याचिकाकर्ता एडवोकेट शैलेश नाथ सिंह जी। शैलेश नाथ जी, कल से परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं 10वीं और 12वीं की माध्यमिक परीक्षाएं जो राजस्थान की, और आपने जो पिटीशन दायर की है, क्या उसको लेकर अपडेट अब तक आया है? क्या वो एक्सेप्ट हो गई है? उसके ऊपर कोई कार्रवाई अब तक कोर्ट की तरफ से की गई है? हमने पिटीशन दायर की है और उस पर अभी अर्जेंट की लिस्टिंग की एप्लीकेशन भी लगा रखी है। अब ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आज ही इसको सुनती है कि नहीं सुनती है, क्योंकि ये डीबी के सामने दायर होता है
और डीवी में 2 जज होते हैं, आपको पता होगा, PIL है। तो हम आशा कर रहे हैं कि आज शायद कोर्ट हमसे सुनेगी इसको जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। जी शैलेश नाथ जी, क्योंकि 20 लाख बच्चे जो हैं वो बैठने वाले हैं परीक्षाओं में, आपको क्या लगता है, क्या सरकार की तैयारी पूरी एडिक्वेट है? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, बच्चों को मास्क पहनना है, क्या ये बच्चों के ऊपर एक बड़ा खतरा नजर नहीं आ रहा? इस याचिका में देखिए ये कहा गया है कि ठीक है, आप इस वक्त क्या है कि कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और 20 लाख बच्चे अगर मास्क पहन के 4-4.5 घंटों के बच्चों को ये कहा गया है कि आप 1 घंटे पहले सेंटर पे आएंगे और मास्क लगा के आएंगे, मास्क कंपल्सरी कर दिया गया है। सरकार ने एहतियात तो करता है, लेकिन मास्क कंपल्सरी करने का मतलब हो गया कि बच्चे को आदत नहीं होती मास्क की, और अगर वो 4 घंटे मास्क लगा करके 40 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के परीक्षा देता है तो वो एक मानसिक दबाव के अंदर परीक्षा देता है, जो कि हमारे संविधान के अनुकूल नहीं है। संविधान में जो शिक्षा का अधिकार है उसमें ये कहा गया है कि बच्चे की जो मूल्यांकन है, बच्चे को मूल्यांकन करते वक्त सभी सरकारों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा किसी स्ट्रेस में नहीं आ रहा है, किसी एंग्जाइटी में नहीं आ रहा है, किसी भय में नहीं आ रहा है। यहाँ पर तो बच्चों के माँ बाप भी भयभीत है और बच्चा भी भयभीत है, और भय के माहौल में एग्जाम लेना एक अमानवीय हरकत है ये। जी शैलेश नाथ जी, तो आपकी जो याचिका है उसमें आपने मांग क्या की है? क्या एग्जाम स्थगित करने के लिए कहा है या फिर इनकी डेट्स आगे पोस्टपोन करने की मांग की है आपने? हाँ जी, आपने जो याचिका दायर की है कोर्ट में, उसमें आपकी डिमांड क्या है? कि आप चाहते हैं कि इस याचिका के जरिए कि जो एग्जाम्स है वो स्थगित किए जाएं या फिर इन्हें आगे बढ़ाया जाए? नहीं, हमने याचिका में 2 मांगे रखी है। एक तो इमीडिएट इस एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है उसको कैंसिल किया जाए ताकि कल से जो होने वाले एग्जाम है उस पर रोक लगाई जा सके। दूसरा, वैकल्पिक व्यवस्था मौजूद है। आज अगर आपने न्यूज देखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इस मामले में CBSE को ये कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जाए, और वैकल्पिक व्यवस्था वो है जिसमें आप अपने बच्चे को इंटरनल असेसमेंट के आधार पे मार्क्स दे देते हैं और एग्जाम लेने से मना कर देते हैं। जी शैलेश नाथ जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 or visit www.srku.edu.in. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.sssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। RKDF यूनिवर्सिटी, a world class university, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320.
बीजेपी वर्चुअल रैलियों को लेकर उत्साहित है। पार्टी का कहना है कि पहली रैली को मिले रिस्पांस के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 जून को वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। ये रैली जोधपुर और बीकानेर के लोगों के लिए होगी। पार्टी का दावा है कि पहली वर्चुअल रैली को 1.25 करोड़ लोगों ने देखा। इसके बाद 27 जून को उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग की वर्चुअल रैली होंगी, जिससे नितिन गडकरी संबोधित करेंगे। राजस्थान में कोरोना वायरस के 13,000 के आंकड़े को पहले ही पार कर चुका है, लेकिन मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। बुधवार को कोरोना के 122 नए मामले सामने आए। इनमें भरतपुर में 28, पाली में 25, चूरू में 16, जयपुर और झुंझुनू में 14 और नागौर में 13 मामले दिखे। साथ ही दूसरे राज्यों से आए 2 व्यक्ति भी पॉजिटिव मिले हैं। तो आपको हम 2 तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं, पाली और भरतपुर की, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाली और भरतपुर अब नए हॉटस्पॉट की तरह निकलकर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, भरतपुर में जहां 28 कोरोना पॉजिटिव मामले एक दिन में सामने आए हैं, वहीं पाली में 25 मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, भरतपुर लगातार हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। एपिसेंटर कोरोना का इसे कहा जा रहा है। लगातार यहाँ केसेस कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। रामस्वरूप हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। रामस्वरूप, तो जयपुर के बाद अब भरतपुर जो है वो एपिसेंटर बनता जा रहा है कोरोना का राजस्थान में। बिल्कुल, बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग जिलों में जो है अचानक जो है केसों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कभी अलवर में एक साथ ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं तो कभी भरतपुर में मिलते हैं। एक समय था जब जोधपुर, टोंक जो है और नागौर जो है ज़्यादा हॉटस्पॉट एरिया थे, जहाँ पर ज़्यादा संख्या में मरीज सामने आए थे। लेकिन बाद में हमने देखा कि कई अलग अलग जो ज़िले हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है नए केस नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से अलवर में नए केस देखने को मिले, भरतपुर कल भी हॉटस्पॉट का केंद्र था और आज की रिपोर्ट में भी काफ़ी नए केस देखने को मिले हैं। पाली है, इसमें भी नए केस देखने को मिले हैं। तो ये कह सकते हैं कि बीते कुछ दिनों से अलग अलग दिन और अलग अलग जो ज़िले हैं उसमें केसों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि जो जांच का जो सैंपलिंग का जो सिलसिला है वो काफ़ी तेज़ी से राजस्थान में हो रहा है। लगातार जो सैंपल्स की टेस्टिंग की जो व्यवस्था है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और जहाँ तक रिकवरी की बात करें तो अब तक करीब 10,125 जो मरीज है वो अब तक जो है स्वस्थ हो चुके हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि करीब 75% रिकवरी राजस्थान में है। ये एक अच्छी बात, संतोषजनक बात लग रही है कि रिकवरी परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। लेकिन जो तादाद मरीजों की अभी लगातार बढ़ रही है वो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जब से लॉकडाउन 5 शुरू हुआ है 1 जून से, तब से सभी तरह के जो काम धाम है वो शुरू हो गए हैं। सभी दुकानें खुल गई है। 8 जून के बाद में होटल्स, मॉल वगैरह सब कुछ खुल गए हैं। तो जिस तरह से लोगों का आवागमन पूरी तरह से वापस रूटीन में आ गया है, जो सामान्य दिनों में होता है लगभग उतना ही आवागमन जो चहल पहल वो देखने को मिलने लगी है। जी बिल्कुल रामस्वरूप, यही मेरा सवाल है कि जिस तरह से लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1 शुरू हुआ है, सभी चीजें खुल चुकी हैं, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो राजस्थान सरकार क्या किसी तरह की सख्ती लगाने की और कदम उठा सकती है आगे चलकर? देखिए, अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि अलग से कोई नया कदम उठाया जाएगा। हालांकि अभी 10 जून को एक कदम उठाया गया था सरकार के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति जो है बिना परमिशन के जो प्रदेश की सीमा में जो है नहीं जा सकेगा बाहर भी। तो अब वो भी कल आदेश वापस निकाला गया है, उसको भी रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य की सीमा, राजस्थान की सीमा में बिना अनुमति के आ सकता है, जा सकता है। जिलों की सीमाएँ पहले से खोल दी गई है, कोई भी आदमी कहीं भी मूवमेंट कर सकता है, निजी वाहन से भी और टैक्सी वाहन से भी। तो ऐसे में अब जी कहने की तो लगातार जो केसेस है उनमें बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि अनलॉक 5 के बाद सब कुछ खुल गया और लाजमी भी है कि जब सब कुछ खुल जाएगा तो संक्रमण बढ़ने का जो है मामले भी उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में निजी बस ऑपरेटर्स ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। 3 महीनों का टैक्स माफ करने और सरकार के फैसले के बाद ऑपरेटरों ने यह फैसला लिया है। मंगलवार शाम सीएम निवास पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें निजी वाहनों के 3 महीने का टैक्स पूरी तरह से माफ करने और जुलाई, अगस्त और सितंबर में टैक्स में भी बड़ी छूट देने का फैसला लिया गया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि जुलाई महीने में टैक्स में 75% की छूट रहेगी। इसी तरह अगस्त में 50% और सितंबर में टैक्स में 25% की छूट दी गई है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में पिछले बढ़ोतरी को लेकर एनएसयूआई ने राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि केंद्र सरकार जानबूझकर डीजल और पेट्रोल की कीमतों को कम नहीं कर रही है। बाद में प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उधर पाली के सुमेरपुर में प्रेम प्रसंग की वजह से उत्पीड़न का एक युवक शिकार हुआ है। आपको बता दें, युवक को अपने ही समाज की एक शादीशुदा महिला के साथ संबंधों की वजह से उत्पीड़न झेलना पड़ा। इसके बाद उनके समुदाय के लोगों ने पहले तो उस युवक का अपहरण किया और फिर उसके साथ मारपीट की गई। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 9 आरोपियों में से 5 को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है। थाना होकर रिपोर्ट पेश की कि मेरे को लक्ष्मण, जवानाराम, भीमाराम, पुकमाराम व 7-8 अन्य व्यक्ति भरुंदा से गाड़ी में उठाकर ले गए। वह मेरे साथ भेव व सदापुरा गांव में ले जाकर मारपीट की व मुझे पेशाब पिलाया, जिस पर कल रात्रि में प्रकरण दर्ज हुआ। आज सुबह पुलिस ने उसमें से 6 आदमियों को गिरफ्तार किया है। वह अनुसंधान जारी है। राजस्थान एक बार फिर लू की चपेट में है। राज्य में बारिश का दौर धीमा पड़ते ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में मंगलवार को जैसलमेर और बीकानेर दोनों जगहों पर तापमान 47.4 डिग्री रहा, तो श्रीगंगानगर में 46.1 डिग्री रहा। वहीं चूरू में तापमान 45.9, बाड़मेर में 45.5, जयपुर में 44.1, सीकर के फतेहपुर में 44.8 और कोटा में 44.3 डिग्री तापमान रहा। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।